नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। अब इन पेंडिंग केसेसों की आवाज संसद में भी गूंजी क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। अब इस शीतकालीन सत्र में जो कानून मंत्री थे उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, जिसमें एक बात का जिक्र और किया कि छुट्टियां जो है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां ली जाती हैं उससे भी प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है जो पेंडिंग केसेस हैं उनके निपटारे को लेकर। अब ऐसे में एक दिन पहले यह बात कही गई, उसके अगले ही दिन सीजेआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। यानी कि एक तरफ संसद में कहा जा रहा है कि छुट्टियां प्रभावित कर रही हैं, दूसरी तरफ छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया जाता है। अब ये जो टकराव है, ये किस तरह का टकराव है, क्या कहता है ये टकराव, इसके क्या मायने, ये समझने की आज कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक दिन कहा जाता है कि असर पड़ रहा है, छुट्टियां नहीं दी जानी चाहिए, दूसरे दिन छुट्टियों का ऐलान भी हो जाता है। ये टकराव जो स्थिति है ये क्यों है? और एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका, इन दोनों के बीच में अगर टकराव रहेगा तो आम नागरिक इस बीच पे पिस जाएगा। देखिए, संसद में सवाल जवाब जो होता है, क्वेश्चन आवर चल रहा था, तो उसी में एक प्रश्न था पेंडेंसी को लेकर के, और तो उसमें बाकी बातें कही गई। तो ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में छुट्टियां बहुत होती हैं और छुट्टियों की वजह से क्या होता है कि जो केसेस का निपटारा होता है वो उस तरह से नहीं हो पाता है। तो फिर अगर छुट्टियां ली जाती रहेंगी तो फिर कैसे होगा। तो ये बात उन्होंने कही और इस अगले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 15 को ये बात कही गई और 16 आज चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार कल से छुट्टियां हैं और 2 तारीख तक छुट्टियां रहेगी। ये पहले से तय था। और ये भी उन्होंने नहीं कहा कि कोई वेकेशन बेंच रहेगा। उन्होंने कहा कोई वेकेशन बेंच नहीं रहेगा कि भाई छुट्टियों के दौरान कोई एक कोर्ट बैठता है इमरजेंसी के लिए तो वो नहीं बैठेगा। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकदम से कह दिया जाना और ठीक एक दिन पहले सरकार के द्वारा संसद में कह दिया जाना, ये बहुत अच्छी स्थिति को तो बयान नहीं करता है। कहीं कोई टकराव है क्या? लेकिन इसकी जड़ कहां पर है? अब देखिए कि एक तरफ जब आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टी दे रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि 5 करोड़ का आपने आंकड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तो 7,000 केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो 7,000 केसेस हैं। पूरे हाई कोर्ट्स मिला लीजिए तो 53 लाख ही केसेस हैं देश की सभी हाई कोर्ट को अगर मिला लेते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी जो नंबर है केसेस की वो तो लोअर कोर्ट्स में है, निचली अदालतों में। हाँ, निचली अदालतों में है जहां केसेस का निपटारा नहीं हो पा रहा है, जहां की छुट्टियां कम हैं या नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना था? क्योंकि मामला देखिए लोअर कोर्ट्स में है, सबसे ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मामले लंबित हैं और दूसरी तरफ वो एक अलग बहस का विषय है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो जजेस की नियुक्ति का जो बहस है, जो उसको कौन अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, इसको लेकर के कानून मंत्री एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ है। और जो कोलेजियम सिस्टम है कि जजेस जो हैं वो कोलेजियम के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कोलेजियम यानी कि चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों का एक बॉडी जो कि फ्यूचर के जजेस को चुनता है और नाम भेजता है सरकार के पास और सरकार को उसको मानना होता है। तो कहीं उस पर जो सवाल खड़ा किया है कानून मंत्री ने, वो तो वजह नहीं है। और कुछ लोग का ये कहना है कि क्यों आखिर सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो जजेस को नहीं चुने? क्या अपने लोग बिठाना चाहती है सरकार? ये तो एक सच्चाई तो ये भी है कि न्यायपालिका में परिवारवाद सबसे ज्यादा है। हम देखेंगे एक पीढ़ी 2 पीढ़ी, हमारे जो मौजूदा सीजीआई हैं वो भी इस चीज में, उनके पिता भी थे। हाँ, वही। और इस तरह के उदाहरण बहुत हैं जिसमें कि परिवार जो है वो इस प्रोफेशन में रहा है जुडिशरी के, और उसके बाद पर अगर इस हिसाब से चलिएगा
तो संसद में आज की तारीख में कम से कम 200 ऐसे सांसद हैं जो किसी न किसी ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें पहले से कोई ना कोई सांसद था। उसमें 100-125 तो ऐसे लोग हैं जिनके पिता ही थे या कि जिनके दादा थे या चाचा थे, एकदम डायरेक्ट रिलेटिव्स। तो फिर ये परिवार वाला जो लॉजिक है, ये कितना मजबूत लॉजिक। एक लॉजिक और कि पेंशन मिलती है, उसके बाद जो जजेस होते हैं उनको अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। तो रिजिजू जी जो है, वो तो इसी सरकार ने बढ़ाई। रिजिजू जी ने ये इस बात का जिक्र किया कि उनका दर्द एक तरह से छलका कि हम अगर एक जो सांसद है, पूर्व सांसद जब हो जाता है तो उसको सिर्फ पेंशन मिलती है और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन जजेस को मिलती हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ही सुविधाएं बढ़ाई हैं कि भाई रिटायरमेंट के 6 महीने तक उन्हें सिक्योरिटी मिलती रहेगी, 5 वर्षों तक उन्हें एक सेक्रेटेरियल स्टाफ भी मिलेगा और कुक भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, ड्राइवर भी मिलेगा। तो ये तो इसी सरकार ने बढ़ाई हैं ये सुविधाएं। पर ये चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए कि ये उतनी बहस का मुद्दा है अपॉइंटमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, ये पहली दफा नहीं है, बार बार ये जो कोशिश रही है सरकारों की, मौजूदा सरकार की ही बात नहीं है, इसके पहले भी कोशिशें हुई हैं कि सरकार जज अपॉइंट करे, और उसको हमेशा से रोक लिया है, दबा दिया है, उसको हिट किया है और कहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है। यह संविधान की मूल भावना नहीं है, क्योंकि संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और जुडिशियरी जो है वो देखती रहती है कि जो कानून बन रहा है वो संविधान की मूल भावना के अनुसार है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये मामला 1981 में आया था कि भाई जजेस को कौन अपॉइंट करे। उस वक्त ये मामला जब सामने आया कि भाई जजेस के अपॉइंटमेंट में होना चाहिए, सरकार का भी दखल होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। दोबारा से वो मामला 1993 में आया। बहुत कन्विंसिंगली जो है सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और सरकार ने भी कहा कि हाँ इसमें चीफ जस्टिस का ही दखल होना चाहिए। 1998 में फिर से ये मैटर आया, फिर से यही बात कही गई कि नहीं, दखल तो सरकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार का भी दखल रहेगा तो फिर सरकार के खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो वो जज सरकार के खिलाफ कैसे फैसला दे सकेगा। ये एक पक्ष है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम कम्युनिटीज के, तमाम जाति वर्ग के, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ ही लोगों के लड़के बच्चे हो जाते हैं क्या, तमाम रीजन्स से, देश के नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से, तमाम जातियों की, सबके रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। अब ये उनकी सोच है। अब ये जो टकराव है, ये टकराव 1998 में आखिरी जो है इस पर फैसला आया और नहीं कह दिया गया कि जी कोलिजियम ही अपॉइंट करेगा जजेस को, और तब से अभी तक चल रहा है। लेकिन अब क्या होने लगा है कि एक तरफ तो सरकार पेंडिंग की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोलिजियम से जितने जजेस के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं सरकार को, सरकार उनको पास ही नहीं कर रही है या देर से पास कर रही है। तो अगर मान लीजिए कि टोटल स्ट्रेंथ जो है उतने जजेस पूरे नहीं पड़ेंगे तो पेंडेंसी तो होगी ही ना। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारे हाथ में आएगा तभी जजों की नियुक्ति होगी और तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये पेंडिंग केसेस खत्म हो पाएंगे। यानी कि वो जो आपने जिस बात का जिक्र किया कि रिकमेंडेशन जा रही है लेकिन वहां से फिर रिवर्ट नहीं आ रहा है, हाँ, वो तो उस बात को सरकार छिपा रही है। अब देखिए, जब 1998 में ये मामला आया सामने कि भाई किसकी प्राइमेसी होनी चाहिए, तो ये कहा गया कि भाई चीफ जस्टिस की होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए, वही अपॉइंट करेंगे जजेस को। फिर 2014 में ये मैटर आया। 2014 में नई सरकार मोदी जी की आई तो उन्होंने संविधान संशोधन किया, 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा, NJAC, और इसमें होंगे चीफ जस्टिस, कानून मंत्री, 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 विशिष्ट व्यक्ति
जिसको कि प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। मतलब सरकार की तरफ से एक कानून मंत्री हो गए और वो 2 विशिष्ट व्यक्ति हो गए, 3, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हो गए चीफ जस्टिस और 2 और जजेस, यानी कि इधर से भी 3, यानी कि 6 मेंबर एक बॉडी रहेगी जो कि जजेस अपॉइंट करेगी। 16 राज्यों ने इसको रेटिफाई भी कर दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कानून अब बने, अब ऐसा ही हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस के रूप में जब सामने आया, किसी ने केस किया कि ये तो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस कानून को और कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट है इसमें कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि सरकार जजेस के अपॉइंटमेंट में भूमिका निभाएगी। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 217 संविधान का वो हाई कोर्ट जजेस के बारे में कहता है और साफ कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस राज्य के गवर्नर और राष्ट्रपति करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मंतव्य से तो कहीं पर तो सरकार की भूमिका नहीं है। और इसीलिए ये जो कानून बना है जिसमें कि लॉ मिनिस्टर की भूमिका हो जाए, प्रधानमंत्री द्वारा 2 लोगों को जो अपॉइंट किया गया है उनकी भूमिका हो जाए, ये तो संविधान के हिसाब से नहीं है, उसको खारिज कर दिया। अच्छा, अब ये लड़ाई जो है कोलिजियम रहे कि एनजेएसी रहे, ये चल रही है और किरेन रिजिजू ने एक बार फिर से उसको सतह पे लाया है। ये बातें सारी हो रही हैं बायसनेस को लेकर कि अगर सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेड व्यक्ति अगर वहाँ बैठेगा तो वो बायस्ड हो सकता है, सरकार को लेकर हो सकता है। लेकिन तब क्या कीजिएगा जब सीजीआई जो है जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया वो रिटायर होके सरकार में चले गए, वहाँ पे संसद में बैठ गए जाकर, बायसनेस क्या उनके अंदर भी देखी जाएगी, ढूंढी जाएगी कि वो पहले से बायस थे किसी मामले को लेकर और बाद में यहां से हटकर उधर पहुंच गए? देखिए, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन हुआ ये कि भाई जब वो जज थे तो उन्होंने ये सोच के फैसला दिया होगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो ये एक आपका इंटरप्रिटेशन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जजेस के फैसलों पर इस तरह से आक्षेप उठाना, मान लीजिए कि अब अमूमन लोग इस तरह के अपॉइंटमेंट जब हो जाते हैं तो करते हैं और उन एक बड़े वर्ग का मानना है कि ये शायद ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, ये तो मेरिट पर फैसला हुआ है। अमूमन दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका की बात कर लेते हैं, जजेस को पोस्ट कोई रिटायरमेंट उनकी नहीं होती है, कोई रिटायरमेंट नहीं होती उनकी। एक बार वो जज बन जाते हैं तो फिर वो जब तक उनका शरीर काम कर रहा है वो जज रहते हैं। वो इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है कि उनको कोई लोभ ना रहे, वो कहीं और ना जा पाए। हाँ, कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं गवर्नर बन जाऊंगा। बहुत से हैं उसमें, फिर इसी सरकार को क्यों दोष देना है? फिर कांग्रेस की सरकारों में चीफ जस्टिस जो हैं बाद में गवर्नर बनाए गए हैं, सांसद बनाए गए हैं। और आपने दीपक मिश्रा की बात की, रंगनाथ मिश्र बनाए गए हैं, और भी लोग हैं जो कि एमपी बनाए गए, कोई गवर्नर हो गए। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है ये संदिग्ध तो है, ये आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत हो सकती है, करनी चाहिए। फिर तो ये 2 चीजें ऐसी हो गई कि न्यायपालिका का व्यक्ति कार्यपालिका में ना जाए, रिटायर हो जाए, या फिर वैसे भी और कार्यपालिका वाला इधर ना आ जाए। और ये दोनों चीजें हैं फिर तो। अब तो है ही। अब देखिए, अभी मसला आया सामने कि इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट हुई अभी हाल, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया ये मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई कल तक वो व्यक्ति आईएएस थे, किसी डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे थे अपनी, फिर उन्होंने फट से रिजाइन किया। उन्हें इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होना था। तो कुछ दिन पहले उन्होंने, यानी कि 1-1.5 महीने पहले उन्होंने रिजाइन किया और अगले ही दिन वो चुनाव आयुक्त हो गए। तो क्या कोई कॉलेजियम है वहां पर जो अपॉइंट करती है? क्या व्यवस्था है? या फिर सरकार जिनको चाहती है उनको बैठा देती है? अब ये प्रश्न जो है ये सरकार को जवाब देना है। अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो संदेह के दायरे में
कुछ लोग हैं वो मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो है कि साहब कल को जो व्यक्ति फला पोस्ट पर थे अचानक से वो चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, तो सरकार के खिलाफ जो आएंगी बातें उसको, अब देखिए ये कांग्रेस की सरकार में भी हुआ। कांग्रेस की सरकार में गिल साहब, वो जो सरदार जी थे, वो बाद में मंत्री बन गए, इलेक्शन कमीशन में थे, बाद में वो मंत्री भी बन गए। टीएन शेषन तो एक आदर्श है ना, बिल्कुल। पर उसके बाद ये हर सरकारों में होता रहा है कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो बाद में कुछ और भी बन जाते हैं, वो मिनिस्टर बन गए, गवर्नर बन गए। तो यहां भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें कि सरकार के खिलाफ वो व्यक्ति कैसे जा सकता है जो सरकार के द्वारा अपॉइंट हुआ है और फिर सरकार से ही और बेनिफिट की अपेक्षा रखता है। ये एक मूल प्रश्न है और इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को कोई राय इवॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो टकराव की स्थिति है ये कॉलेजियम को लेकर है, किसका कंट्रोल हो इसको लेकर है, सरकार हस्तक्षेप ना कर पाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जो है सख्त नजर आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब आप जो कानून बना रहे हैं कि भाई इसमें सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए, ये तो गलत कानून है। ऐसी कानून तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकती है क्योंकि संविधान कहता ही नहीं है कि सरकार की भूमिका हो। अब बहुत से मामले होते हैं जिसमें कि सरकार जो है वहां पर एक पार्टी के तौर पर प्रेजेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मान लीजिए कि अभी मामला चल रहा है नोटबंदी का। अब नोटबंदी का एक फैसला है जिसके खिलाफ कुछ लोग चले गए हैं कोर्ट में, सरकार को नोटिस दिया गया है, सरकार अपनी दलीलें दे रही है। जो लोग नोटबंदी के खिलाफ थे वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब सरकार को अपनी दलीलों में ये बताना पड़ेगा कि भाई ये फैसला सही है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये फैसला सही था या नहीं था। तो ये स्थिति बनी रहे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर रहे कि वो सरकार के खिलाफ भी जा सकती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और इस राय के जो लोग हैं कि दखल नहीं होनी चाहिए सरकार की, वो मानते हैं कि उसको अक्षुण्ण रखिए। अच्छा, मेरा जहां तक मानना है, मैं जितना समझ पाता हूं, जो जजेस हैं या फिर जो अदालत है वो संविधान की व्याख्या के लिए है, कानून की व्याख्या के लिए है कि कानून के अकॉर्डिंग जो चीजें रिटन में है उसके अकॉर्डिंग कोई जुर्म हुआ या फिर जो भी चीजें हुई वो उसके अंतर्गत किस चीज के अंतर्गत आती हैं, उसी हिसाब से वहां पर फैसले लिए जाते हैं। क्या हम ये मानकर चलते हैं कि वहां पर जो जज बैठा हुआ है उसका न्यूट्रल होना भी बहुत जरूरी है, और अगर वो न्यूट्रल नहीं होगा तो वो बायसनेस में उस जो कानून है उसकी गलत व्याख्या कर देगा? हम ये क्या मानते हैं? देखिए, पूरी दुनिया की जुडिशरी में ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है और हमेशा से रही है। देखिए, न्याय व्यवस्था एक कमजोर का हीरो होता है, उसका वही रक्षक होता है। तो बायस जो है वो न रहे, ये सबसे बड़ा आभूषण है जुडिशरी का। अब लोअर कोर्ट से शुरू करते हैं। तो लोअर कोर्ट में जो फैसले होते हैं उसकी अपील में आप हाई कोर्ट में जाते हैं। लोअर कोर्ट में ही मान लीजिए कि बेल डिनाई हो गया सीजेएम के यहाँ, तो वहीं पर सेशंस होता है, आप सेशंस में जाते हैं और वो अगर उचित समझते हैं तो वहीं लोअर कोर्ट में ही बेल मिल जाती है। नहीं मिली तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। चेक एंड बैलेंस। और अगर कोई गलती किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट तुरंत उसको सुधार करता है। अगर मान लीजिए कि कोई मर्डर केस में एक्विटल कर दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है। ये कोर्ट ऑफ अपील भी है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ अपील है, वहां भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है पर कोर्ट ऑफ अपील है। तो ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। आप एक जज अगर गलत कर रहे हैं तो ऊपरी अदालत तुरंत आपको रास्ते पर ला देती है और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होती है। पूछा भी जाता है कि साहब ये फैसला ऐसा कैसे आ गया। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, एक अकेला जज फैसला नहीं देता है। हाँ, बिल्कुल, है ना। सिंगल जज बेंच की व्यवस्था हाई कोर्ट्स में है, बहुत कम है। डिवीजन बेंच, 2 जजों की बेंच, है ना। और उसके बाद 5 जजेस की बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। 7 जजेस बेंच होती हैं, 9 जजेस बेंच भी होती हैं, जो कि बड़े मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है। तो ये व्यवस्था है कि एक बायस हो सकती है, 2 बायस हो सकती है, लेकिन चूंकि बहुत बड़े प्रश्नों पर विचार करता है सुप्रीम कोर्ट, तो हर जज जो है वो बायस से नहीं प्रभावित होता है। लेकिन अगर एक बार छेद हो गया
उस नाव में तो धीरे धीरे करके पानी जाएगा और फिर नाव डूबेगी तो आई है। नहीं, तो देखिए, ये भी तो संभावना रहेगी। ह्यूमन एरर तो गुंजाइश रहती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि 3-2 का फैसला आया। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक उदाहरण देते हैं कि हिजाब वाला अभी मैटर आया। हाँ। 1-2 जजेस की बेंच थी, डिवीजन बेंच थी वो। एक ने हाँ कहा कि हिजाब सही है और कोर्ट में बच्चियां, स्कूलों में बच्चियां पहन के जाती हैं तो गलत नहीं है। दूसरे जज ने कहा कि नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है, बाकी वो अपनी जाती जिंदगी में बाजार जाना हो कहीं भी वो पहन सकती हैं, पर एक स्कूल में यूनिफॉर्म का जो डेकोरम है वो जरूरी है। अब ये दोनों के मत थे। इसके बाद इस मैटर को अब 3 जज बेंच या 5 जज बेंच में भेजा जाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा या नहीं होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को तय करना है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय कर देंगे। लेकिन देखिए, जो व्यवस्था है उसमें दोनों व्यूज के जज अगर सामने सुप्रीम कोर्ट तक आ गए हैं तो एक और जज बेंच बनेगा। यहां बायस से काम नहीं चलता है। तो व्यवस्था तो बनी हुई है, पर यह लॉजिक सही है कि भाई क्या अपॉइंटमेंट जो है वो कुछ ही लोगों में महदूद हैं, कुछ परिवारों में ही महदूद हैं। इसको चेक करने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जहां से बात हम लोगों ने शुरू की छुट्टियों की, देखिए छुट्टियां अंग्रेजों के जमाने की हैं। ये अंग्रेज यहां जज होते थे, वो वापस जाया करते थे अपने घर, तो 1 महीना तो उनको लगता था आने जाने में। पानी के जहाज से जाना है तो लंबी लंबी छुट्टियां गर्मी में और जाड़े में ली जाती थी। जाड़े में चूंकि वहां क्रिसमस होता था इंग्लैंड में, और गर्मी में इसलिए कि यहाँ की गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो वो 2 महीने अपने देश चले जाते थे। लेकिन वो सिलसिला कायम रह गया, वो सिलसिला कायम रह गया। आप देखिए कि पहले बजट 5 बजे पेश होता था, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में 11 बज रहा होता था। बाद में हम लोगों ने अपना 11 बजे खुद कर लिया ना बजट। बिल्कुल। तो बदलाव तो होने चाहिए। जजेस छुट्टी पे जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम सब छुट्टी पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन रवन्ना साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि ये कहना गलत है कि छुट्टी मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुनर्विचार करने में ही इतना समय लग जाता है कि रात को नींद तक नहीं आती जजों को। ये बात सही है कि काम इतने ज्यादा होते हैं कि कई दफे छुट्टियों के में भी वो काम करते हैं। और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं बोला जा रहा कि कोई एक हिल स्टेशन कितनी दफा जा सकता है या कहां कहां घूमने जाएगा। जजेस इस बात को, क्योंकि अभी भी ये प्रेशर तो है ही कि साल में 200 दिन ही काम कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ज्यादा काम करना चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर मत भेजिए। इंडिविजुअल जज हैं और उन्हें 10 दिन की छुट्टी पे जाना है, 15 दिन की छुट्टी पे जाना, वो तो जा ही सकते हैं। वो तो हर नौकरी में लोग जाते हैं, इंसान है वो भी। हाँ, वो भी इंसान है। तो सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर भेजना या हाई कोर्ट को छुट्टी पे भेजना कि सब कुछ बंद हो गया जी, तो बेल एप्लीकेशंस का क्या होगा, अर्जेंट मैटर्स का क्या होगा। ये तो नेताओं से भी पूछने वाली बात है कि वो अपने क्षेत्रों में कितने दिन रहते हैं। ये भी पूछने वाली बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नहीं, फिर मैं बात तो करूंगा ही, क्योंकि हम देखिए, हम इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ बायस्ड होने नहीं बैठे हैं। जो सच बात है वो पता चलनी चाहिए। फिर तो ये भी बताना पड़ेगा कि इस देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या फिर अन्य मंत्री वो अपने काम पर कितना ध्यान देते हैं और चुनाव प्रचार में कितना बिजी रहते हैं। फिर यह भी बताना पड़ेगा कि वो कितनी दिन विदेशों में घूमते हैं और वहां से क्या सीख कर लेकर आते हैं, या फिर वो सिर्फ उनका टूर होता है। तो बताना तो उस चीज की भी एक जिम्मेदारी उनकी बनती है। सिर्फ कह देना कि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट काम नहीं कर रहा, काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, तब आप दूसरे पे कह सकते हैं। पेंडेंसी से सवाल उठ रहा है। पेंडेंसी तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। और जब केसेस पेंडिंग रहें और लोग छुट्टी पे जाएं तो सवाल तो उठेगा, है ना। पर जैसे कि मान लीजिए सरकारें छुट्टी पर नहीं जाती हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, सरकार चलेगी। मंत्री जी हो सकता है कि वो छुट्टी पे जाना चाहे, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी घर में शादी होती है, तो वो उसमें लग जाते हैं। पर वो जो महकमा जिसके वो मंत्री होते हैं, वो महकमा तो चलता है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि छुट्टी हो, गर्मी की भी छुट्टी लें और सर्दी की भी छुट्टी लें। जजेस को अगर उसके बीच में भी छुट्टी की जरूरत हो तो वो भी लें, उसमें कहीं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो चलता रहे, इसमें तो थोड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। एक होता है ऑफिशियल छुट्टी हो गई, एक अनऑफिशियल छुट्टी हो गई। मुझे लगता है कि जो नेताओं की होती है वो अनऑफिशियल होती है। जैसे कहा जाता है कि मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते, उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं
ली। तो ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात है, यहां पर कोर्ट कह रही है कि हम कहकर 2 हफ्ते की छुट्टी पर जा रहे हैं। पर देखिए हिमांशु, मसला छुट्टी का नहीं है, आप भी ये बात जान रहे हैं। बिल्कुल, मसला कहीं और है, निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। अपॉइंटमेंट का मसला है, अपॉइंटमेंट कौन करे जजेस की, उस पर टकराव है। और मुझे कभी कभी लगता है कि अपॉइंटमेंट का जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो सही भी है कि जो जजेस हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के भी होने चाहिए, तमिलनाडु के भी होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर के भी होने चाहिए। एक तो पक्ष ये है, मतलब कि हर हाई कोर्ट से आने चाहिए, हर हाई कोर्ट, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें गलत नहीं है सोचना। ये अगर सरकार चाहती है तो ये फेयर इनफ, अच्छी बात है। दूसरा है कि हर जाति वर्ग या समुदाय का रिप्रेजेंटेशन हो तो और अच्छी बात होगी। उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति जो है फला जाति का है तो फला जाति को फेवर करेगा, जी नहीं, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां फैसले आईपीसी, सीआरपीसी बिल्कुल उसके अनुसार होंगे, वही मैं कह रहा था, जो किताबों के अनुसार होंगे। उसकी व्याख्या करना है, ना कि अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन कर देना है। हाँ, समाज का एक एस्पिरेशन होता है कि भाई हर जाति के लोग हैं वहां पर और ये अच्छा है, तो चलिए वो भी हो सकता है, उसकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। पर अपॉइंटमेंट जो है वो एकदम पारदर्शी हो और उस पर प्रश्न न उठे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। फुल अथॉरिटी सरकार की हो जाए या फुल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की रह जाए, मसला ये नहीं होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अब देखिए कि चुनाव आयुक्त पर जब सवाल उठते हैं अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। उस चुनाव प्रक्रिया पर संदेह सा होने लग जाता है। जब सीबीआई के जो जो टॉप पे बैठे हुए वो खुद ही लड़ने लगते हैं तो फिर तब नहीं अच्छा लगता है। तो ये लोगों का जो विश्वास है ना, अब सीबीआई या चुनाव आयोग से बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, पर मेरी समझ में इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सुप्रीम कोर्ट का है, जुडिशरी का है, और किसी के हक की रक्षा जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो उन्हें हमें वो आजादी भी देनी है ना। और फिर मुझे लगता है कि सरकार जहां जैसे कभी लड़ाई होती है या कुछ होता है तो लोग यही डायलॉग मारते हैं, पुराने जमाने से चला आ रहा है कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, तो क्योंकि कोर्ट उन्हें लगता है कि निर्दोष है, वो बायस नहीं है, वो विश्वास बना रहे, वो विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि ये बात छुट्टियों की है या फिर कॉलेजियम की, उसको लेकर, उसके नियंत्रण को लेकर जो लड़ाई चल रही है उस पर बात कही जा रही है। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं। हालांकि संजीव जी ने इतना व्याख्या दे दी है कि अब कुछ बताने को रह नहीं गया, लेकिन हमारे दर्शक कमेंट करके हमें यह भी बता सकते हैं कि हमारा ये शो कैसा लगता है। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।